हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। और हम हमारे इस पेपर में हम प्रोडक्शन की ही बात करते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जा सकता है, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जैसे हमने सिट्रिक एसिड बोला तो वैसे तो आप समझ गए होंगे कि सिट्रिक एसिड क्या होता है। तो सिट्रिक एसिड एक प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिल जाते हैं, और इनका यूज़ ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ह्यूमन डाइट में किया जाता है, जो कि पाचन में बहुत सहायक होते हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि सिट्रिक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड का यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, एंड इसे हम क्यों फर्मेंट करना, मतलब क्यों प्रोडक्ट इसका फर्मेंटेशन के माध्यम से बनाना चाहते हैं जबकि ये तो हमें नेचुरली मिल जाता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे नीचे हमने एक केमिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि सिट्रिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H8O7 होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये पाया जाता है खट्टे पदार्थों के अंदर। अब खट्टे पदार्थों के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो कुछ सिट्रस फ्रूट होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, टोमेटो, बीट्स, तो मैंगो, ग्रेप्स, इन सभी में सिट्रिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ये जो सिट्रिक एसिड है इसे हम नेचुरली तो प्राप्त कर ही सकते हैं, किंतु यदि इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में हम इसे अलग अलग मेथड से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जिसमें फर्मेंटेशन की अलग अलग 3 मेथड्स है, जिसमें हम केमिकल सिंथेसिस एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, मतलब उसमें केमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं या एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जिससे हमें सिट्रस फ्रूट्स में जो सिट्रिक एसिड होता है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। अब हम इस सिट्रिक एसिड के बारे में देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले आपको बता दें, द डिस्कवरी ऑफ सिट्रिक एसिड हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द 8th century मुस्लिम केमिस्ट जबीर इबन हयान। Citric acid was first isolated 1784 by the Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele, who catalyzed it from lemon juice। 1784 में एक स्वेडिश केमिस्ट थे स्कील, जिन्होंने हमें लेमन जूस से, इसकी कैटालिटिक रिएक्शन से हमें सिट्रिक एसिड दिया। और डिफरेंट साइंटिस्ट इसमें आते गए और हमें अलग अलग फ्रूट से इस सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करके दिया इन्होंने, जिसमें हम देखते हैं कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन यदि हम इंडस्ट्रियल लेवल पर करते हैं तो इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं और ये किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई एंड ईस्ट। बैक्टीरिया, फंगस और ईस्ट की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में भाग लेती है। हैव बीन एम्प्लॉयड टू द प्रोड्यूस ऑफ सिट्रिक एसिड, जिनका यूज़ हम सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, अब हम इन फंगस, ईस्ट और बैक्टीरिया का जो यूज़ करते हैं इसका क्या एडवांटेज हमारे लिए है। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस है इस ऑर्गेनिज्म के कि इट्स ईजी फॉर हैंडलिंग, ये बहुत सिंपल होता है हैंडलिंग करने में। इट्स एबिलिटी टू फर्मेंट अ वेराइटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स, इन ऑर्गेनिज्म में ऐसी वैरायटी होती है कि ये रॉ मटेरियल को फर्मेंट करके सिट्रिक एसिड बना सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके फर्मेंट करके हाई यील्डिंग, मतलब प्रोडक्ट की हमें हाई यील्डिंग, अधिक मात्रा में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन देते हैं। तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रुप की बात करते हैं कि फंजाई, ईस्ट एंड बैक्टीरिया की जो अलग अलग प्रजातियां हैं
वो जो भाग ले रही है फर्मेंटेशन में वे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, उनके स्पीसीज और जीनस के नाम हम देखते हैं। तो फंगस में है एस्परजिलस नाइगर, दूसरा है एस्परजिलस एक्विलिटस, एस्परजिलस एवामोरी, एस्परजिलस कार्बोनेरियस, एस्परजिलस वेंटी, एस्परजिलस फोर्टिडस और पेनिसिलियम की स्पीसीज है। देन ईस्ट में देखते हैं हम तो सैकरोमाइकोप्सिस लिपोलिटिका, कैंडिडा ट्रॉपिकल्स और कैंडिडा की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर यूज़ की जाती है। देन बैक्टीरिया बैसिलस लिचानिफॉर्मिस और बैक्टीरिया की कुछ डिफरेंट स्पीसीजेस है जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये डिफरेंट स्पीसीजेस डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज का यूज़ हम फर्मेंटेशन में करते हैं, जिसमें हम सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन या सिंथेसिस हम इंडस्ट्रियल लेवल पर करते हैं जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है। अब सिट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल लेवल पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये 3 अलग अलग वे से या 3 अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं, जिसमें 3 मेथड है, सरफेस फर्मेंटेशन, सबमर्ज फर्मेंटेशन और सॉलिड फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें रॉ मटेरियल एंड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम फर्मेंटेशन करते हैं एक फर्मेंटर यूनिट के अंदर, जिसके लिए उस ऑर्गेनिज्म को कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस हमें प्रोवाइड करनी होती है और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली हमें वहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे कि हमने एंजाइम की रिएक्शन में देखते हैं तो कुछ कारक या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, जैसा कि टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और समय टाइम। तो ये फैक्टर्स भी हमें ध्यान देना होता है कि ये ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। यदि ये स्टेबल या कांस्टेंट बनाए रखे तो रिएक्शन प्रॉपर होगा। तो जिसके लिए हम रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिज्म और पैरामीटर्स की बात करें तो सरफेस फर्मेंटेशन को सबसे पहला फर्मेंटेशन का टेक्निक है जिसमें देखते हैं हम कि किस तरह से फर्मेंटेशन होता है। तो सरफेस फर्मेंटेशन यूजिंग एस्परजिलस नाइगर मे बी डन और राइस ब्रान as is the case in Japan or in liquid solution in flat aluminum और stainless steel plants। अब सरफेस फर्मेंटेशन में हम एस्परजिलस नाइगर ऑर्गेनिज्म का नाम यूज़ करते हैं जो कि एक फंगस है जिसमें हमें स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का एक पैन लेना होता है जिसके अंदर हम सरफेस फर्मेंटेशन को करने वाले हैं, जिसमें स्पेशल ट्रेन्स ऑफ एस्परजिलस नाइगर विच कैन प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड डिस्पीट द हाई कंटेंट ऑफ ट्रेस मेटल्स इन राइस ब्रान आर यूज्ड। अब हम सरफेस फर्मेंटेशन में जो एस्परजिलस फंजाई का यूज़ कर रहे हैं तो उस एस्परजिलस फंजाई को राइस ब्रान देना होता है, मतलब राइस ब्रान इज अ रॉ मटेरियल। अब ये राइस ब्रान में स्टार्च प्रेजेंट होता है और ये जो एस्परजिलस होता है ये स्टार्च यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो जब हम इसे स्टार्च देंगे तो ये स्टार्च का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करेगा और जब यूटिलाइजेशन करेगा तो ये एस्परजिलस नाइगर अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम को सिक्रीट करेगा या एंजाइम का सिंथेसिस करेगा और वह एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करके रिएक्शन करेगा और जब रिएक्शन होगी तो उसमें हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम सरफेस फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो हम सरफेस फर्मेंटेशन आपको बता दें कि एक स्टील या जो एल्युमिनियम का जो आपने पैन लिया है उसमें आपको मटेरियल पूरी तरह से भर देना है और उसके ऊपर ये एस्परजिलस नाइगर जो फंगस है इस फंजाई को उस मीडियम की अपर सरफेस के ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है, क्योंकि ये एक प्रकार का फंगस है और फंगस हमेशा एकदम से मटेरियल के अंदर नहीं जा पाता, ये ऊपर ऊपर से ग्रो करते हुए नीचे तक जाएगा और मीडिया का यूटिलाइजेशन करेगा। तो ये हमेशा सरफेस के ऊपर ही रहकर मीडिया का यूटिलाइजेशन करता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इस प्रकार के फर्मेंटेशन टेक्निक को सरफेस फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप इसका,
जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। इसको हम किस तरह से करते हैं देखते हैं। इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। ये बहुत ही साधारण सी टेक्निक है सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज कोजी प्रोसेस, वॉज फर्स्ट डेवलप इन जापान। ये सॉलिड स्टेट जो फर्मेंटेशन की टेक्निक है, जिसे कोजी नाम से भी जाना जाता है, और जिसका डेवलपमेंट सबसे पहले जापान में हुआ है। Citric acid production reached maximum 88 kg dry matter when fermentation is carried out with cassava having initial moisture of 62% at 26 डिग्री सेल्सियस for 120 hours। अब सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन यदि हम करते हैं, जिसमें हमें 120 घंटे का समय चाहिए होता है, और 120 घंटे के साथ साथ वहाँ पे हमें 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। क्योंकि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में यूज़ होने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फंजाई प्रजाति का होता है, और फंजाई प्रजाति के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे लो बैक्टीरिया से कम टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं, जिसके लिए हमें 25 to 28 डिग्री के अंदर अर्थात 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें स्टेबल करके रखना होता है। और जो मीडिया आप प्रोवाइड कर रहे हो इस ऑर्गेनिज्म को, तो उस मीडिया में कम से कम 62% मॉइस्चर हमें बनाए रखना होगा। और ऐसा यदि हम करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म जो होता है 88 kg ड्राई मैटर को फर्मेंट करके आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 120 घंटे में दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन टेक्निक। तो सबमर्ज फर्मेंटेशन टेक्निक का यूज़ सबसे ज़्यादा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें देखते हैं हम इन दिस केस द स्ट्रेन्स आर इनोकुलेटेड ऑफ द अबाउट 15 सेंटीमीटर डेप्थ इन फर्मेंटेशन टैंक। अब ये सबमर्ज जो कल्चर प्रोसेस होता है, इसमें हमें एक फर्मेंटर टैंक का यूज़ करना होता है, जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, जिसमें हम रॉ मटेरियल को इनोकुलेट करने वाले हैं, रॉ मटेरियल को भरने वाले हैं, और उसके ऊपर माइक्रोबियल स्ट्रेन का यूज़ हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रेन शब्द है, इसके पहले हमने स्ट्रेन और स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट पढ़ा है। तो स्ट्रेन हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपने अभी इस प्रोडक्शन में देखा कि बैक्टीरिया, फंजाई और ईस्ट का हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो जिसमें बैक्टीरिया की भी बहुत सारी स्पीसीज़ है, फंजाई की भी और ईस्ट की भी बहुत सारी स्पीसीज़ आपने देखी है, लेकिन इतनी सारी स्पीसीज़ का हम यूज़ नहीं करते। हमने आपको ये बताया है कि बैक्टीरिया की बहुत सारी प्रजातियाँ, ईस्ट की बहुत सारी प्रजातियाँ या फंजाई की बहुत सारी प्रजातियाँ जो है सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकती है, किंतु हम सभी का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा एक रेशो होता है कि ये इन इतने सारे बैक्टीरिया में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है या कौन सा ऐसा फंजाई या कौन सा ऐसा ईस्ट है जो कम समय में अधिक प्रोडक्शन दे सकता है हमें सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड तो सभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, हम उस ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और उसी ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे स्ट्रेन। समझ आया? तो इस स्ट्रेन का हम इनोकुलेशन कर देंगे। द कल्चर इज एनहांस्ड बाय गिविंग एरेशन यूजिंग एयर बबल। अब यहाँ पे इस कल्चर में एरेशन की आवश्यकता होगी, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं एयर बबल का फॉर्मेशन होगा। एड इट्स अलाउड टू ग्रो फॉर अबाउट 5 to 14 days एट 27 to 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसे हम 5 से लेकर 14 दिन का समय देंगे, जिसमें टेम्परेचर हमारा 37 से 33 डिग्री सेल्सियस, अर्थात हमें टेम्परेचर चाहिए होता है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर हम इसे इंक्यूबेट कर देंगे और इसका रिएक्शन होने देंगे। द सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस इन द फर्मेंटेशन टैंक एंड इट इज़ प्यूरिफाइड। और आप देख पाओगे 14 दिन के बाद कि इस जो फर्मेंटेशन टैंक था, इस फर्मेंटेशन टैंक के अंदर सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो चुका है, जो कि प्यूरिफाइड फॉर्म में है। अब इस प्यूरिफाइड सिट्रिक एसिड का हमें सेपरेशन करना होता है, बिकॉज हमने यहाँ पे फंगस प्रजाति के ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया था, और आप जानते हैं कि फंगस में माइसेलियम प्रेजेंट होता है, जो कि बेलनाकार खोखली संरचना होती है, और वो अभी सिट्रिक एसिड के अंदर ही प्रेजेंट है, जिसे हमें वहाँ से रिमूव करना होता है, जिसके लिए हम सेपरेशन करने वाले सिट्रिक एसिड का। द बायोमास इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब जो बायोमास मतलब जो बायोलॉजिकल सेल उसमें प्रेजेंट है, जिसका सेपरेशन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सेकेंड स्टेप, द लिक्विड इज ट्रांसफर टू रिकवरी प्रोसेस। अब आपने जो सिट्रिक एसिड को बायोमास से सेपरेट कर लिया फिल्ट्रेशन प्रोसेस से,
अब इसे हम रिकवरी प्रोसेस के लिए भेजने वाले हैं। द सेपरेशन ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम द लिक्विड प्रेसिपिटेशन। अब रिकवरी प्रोसेस में इसका लिक्विड प्रेसिपिटेशन होगा। अब प्रेसिपिटेशन के माध्यम से हम उसे अलग कर देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू ऑब्टेन कैल्शियम साइट्रेट। अब उसमें हम जब लिक्विड प्रेसिपिटेशन करेंगे उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करेंगे, जिससे हमें कैल्शियम साइट्रेट प्राप्त होने वाला है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सेपरेशन प्रोसेस में टेट्राहाइड्रेट वॉश द प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ये रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद जो कैल्शियम साइट्रेट आपको मिला है, उस कैल्शियम साइट्रेट से हम आगे रिएक्शन करेंगे टेट्राहाइड्रेट के साथ और उसे वॉश करेंगे प्रेसिपिटेट मिलने के बाद। डिसॉल्व विथ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड सिट्रिक एसिड कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन। अब हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम उसे ट्रीट करेंगे, जिससे आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट के साथ में जब उसका रिएक्शन हुआ तो उसका प्रेसिपिटेशन आपको मिलेगा। उस प्रेसिपिटेशन को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और क्रिस्टलाइज करने के बाद एनहाइड्रस और मोनोहाइड्रस फॉर्म में आपको सिट्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो प्राप्त हो उसका प्यूरिफिकेशन भी हमें करना होता है। तो प्यूरिफिकेशन इज अ सिंपल फ्रॉम गेटिंग अ प्योर सिट्रिक एसिड फॉलोड बाय 2 सिंपल टेक्निक्स। ये सिट्रिक एसिड है, उसे जब आप प्यूरिफाई कर रहे हो तो जिसके लिए आपको प्रेसिपिटेशन और फिल्ट्रेशन 2 टेक्निक्स का यूज़ करना होता है। जिसमें हम देखते हैं जो रिकवरी टेक्निक है उसी के अंतर्गत कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन में यूज़ किया जाने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका आप यूज़ कर रहे थे, तो जिसमें आपकी जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन के अंदर आपको एक सिट्रिक एसिड मिलेगा। उस सिट्रिक एसिड में प्रेजेंट जो माइसिलियम सेल होगी उसे आप सेपरेट करोगे। सेपरेट करने के बाद उसे आप अलग अलग रिएजेंट से फ़िल्टर करोगे, फ़िल्टर पेपर से, और अलग अलग रिएजेंट उसमें मिलाकर आप उसमें जितने भी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को आप अलग कर दोगे। हम उसमें एक्टिवेटेड कार्बन का भी यूज़ कर सकते हैं, चारकोल का यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट सिट्रिक एसिड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, इस सिट्रिक एसिड को हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में ट्रीट कराते हैं और ट्रीट कराने के बाद उसमें हमें प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है, जिसे हम फिल्ट्रेशन के माध्यम से रिमूव कर देते हैं। ये जो प्रेसिपिटेशन था, इस प्रेसिपिटेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसको रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो उसमें रीजनरेशन ऑफ सिट्रिक एसिड होता है। रीजनरेशन ऑफ जो सिट्रिक एसिड होगा इसे आप एक्टिवेटेड चारकोल के साथ में या एक्टिवेटेड कार्बन के साथ में ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने के बाद यदि आप उसका फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद में आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। और वो जो सिट्रिक एसिड है देन उस सिट्रिक एसिड को आप 2 टेक्निक अलग अलग होगी, तो जिसमें आप या तो उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं या तो उसको आप सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूज या क्रिस्टलाइजेशन के बाद में आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। उस प्रोडक्ट को आप प्रॉपर ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग करने के बाद आप उसे पूरी तरह से सीविंग करोगे, छान लोगे, और छानने के बाद में आपको एक प्रॉपर फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में आपको एक क्रिस्टल एसिड प्राप्त होगा जो कि आपका सिट्रिक एसिड होगा। देन आप उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं और पैकेजिंग के साथ आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं। अब ये जो सिट्रिक एसिड आपने बनाया इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती है। तो उसका एप्लीकेशन होता है पहला फूड एंड ड्रिंक, बहुत सारे फूड मटेरियल या ड्रिंकिंग जो एजेंट होते हैं उसमें आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप प्रिजर्वेटिव की तरह भी कर सकते हैं। फ्लोरिंग एजेंट के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम वगैरह मार्केट में मिलती है, तो उसमें आप फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाउस होल्ड क्लीनर, किचन, बाथरूम स्प्रेयर्स, तो आप इसका यूज़ क्लीनर के रूप में भी कर सकते हैं। डिफरेंट कॉस्मेटिक जैसे शैम्पू, बॉडी वॉश आदि में इसका यूज़ किया जाता है। वॉश क्लीनर्स जैसे नेल पॉलिश, हैंड सोप एंड अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सिट्रिक एसिड की इंडस्ट्रियल लेवल पर जो प्रोडक्शन हुआ है और इस प्रोडक्शन से हमें जो क्रिस्टलिक फॉर्म में जो एसिड मिला है, इस एसिड का हम किस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल क्या इसकी एप्लीकेशंस होती है जिसको हमने देखा है। इस तरह से हम सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। अब इस सिट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो हमने किया क्यों?
ये सिट्रिक एसिड तो हमें नॉर्मली या नेचुरली, जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं इन फ्रूट्स में तो हमें मिल जाता है। फिर इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? तो दो चीज़ें होती है। एक तो फ्रूट से हमें सिट्रिक एसिड मिलता तो है लेकिन कम मात्रा में, तो इसका अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं। लेमन, मैंगो, ग्रेप्स की यदि बात करें तो ये सीजनेबल होते हैं। ऑफ सीज़न में यदि आपको सिट्रस फ्रूट खाना है तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यदि हमारे पास में इस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पर हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं तो ये सिट्रिक एसिड आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा तो ये ख़राब नहीं होगा और इसका यूज़ आप कभी भी जब आपका मन करे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम सिट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? यदि आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनल विंडो पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।